अभी मैंने आपको बताया नहीं था कि लोगन पॉल ने शाउट आउट दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को, जहां पर उन्होंने डोमिनिक के नाम की जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक करी थी, पता नहीं जानबूझ के किया था। अब डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी सेम काम किया है, जहां पर वो शाउट आउट तो दे रहे हैं लोगन पॉल को, लेकिन उनके नाम के आगे उन्होंने लोगन में GAN की जगह जो है GEN कर दिया और ऐसे करके उन्होंने जो है शाउट आउट दिया है। अब ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि लोगन पॉल से तो शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन डोमिनिक ने कहा कि भाई मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ की गई है तो मैं भी इसके नाम के साथ छेड़छाड़ करूंगा। और टीम के बारे में भी आपको बता दूं, इनका लोगन पॉल ने अपने इंपल्सिव के पॉडकास्ट में बोला कि हम दोनों साथ में मिलकर टैग टीम चैंपियंस होंगे तो वो नेक्स्ट लेवल की चीज होगी। अगर ट्रिपल एच के सामने बात लोगन पॉल ने बोल दी है और ट्रिपल एच जो कि लोगन पॉल की बातें मानते हैं तो फिर शायद फ्यूचर में समझ लो बन रहे हैं टैग टीम चैंपियंस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक से वाली व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे आ गई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.522 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप आई है वो है 1.467 मिलियन व्यूअर्स। बहुत मेजर हमने चीज़ देखी इस वाले शो में, जैसे ड्रू मैकिंटायर का टर्न था इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन अभी आपको पता ही है जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है उसको इस बेसिस पर तो बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी आपको मामला जो है पता ही है। तो इस हफ्ते की व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे आ गई है। रे मिस्टीरियो के बारे में एक सैड अपडेट है और कुछ टाइम तक अब आपको WWE टेलीविजन में दिखेंगे नहीं, क्योंकि अपनी नी की उन्होंने जो है सर्जरी करवाई है। थोड़ी सी आपको डिटेल दूं इसके बारे में, तो रे मिस्टीरियो ऑलरेडी उनकी नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ टाइम से वो उसको टाल रहे थे, लेकिन जब ऐसा लगा कि भाई अब तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी वरना मामला और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो इसकी वजह से उनको अपनी जो सर्जरी है वो करवानी पड़ी। इससे रिकवर होने में उनको 6 से 8 महीने लग जाएंगे। और इसके पीछे की बैक स्टोरी भी ये है कि जब रे मिस्टीरियो को लगा कि वो और ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकते तो खुद ट्रिपल एच के पास पहुंचे कि भाई चलो अब तो टाइटल हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। और फिर इवेंचुअली WWE ने लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो की फ्यूड को सेटअप किया और इसकी वजह से अभी लोगन पॉल के पास US चैंपियनशिप है। तो ये पूरी इसके पीछे की कहानी थी। तो होपफुली उनकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। 6-8 महीने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रे मिस्टीरियो फिर से वापस से WWE में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टोरी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को उस बैक स्टेज सेगमेंट किया है। भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल का ही कुछ ब्लूपर हुआ। ये बैक स्टेज इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो आईवार इंटरव्यू तो नहीं, आपस में बातें कर रहे थे। आईवार निकल के आते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये एक जो सिक्योरिटी वाला बंदा है, फिर ये जो भी है जो शायद बैक स्टेज देखता है चीज़ें क्या चल रही हैं, वो आईवार को रोकता है, रुक जाए यहाँ पे शूटिंग चल रही है। और उसके बाद आईवार को पीछे धकेला गया। तो ये नेशनल टेलीविजन पे भी ऐसा हो, बड़ा फनी है ये। अब ऑब्वियसली आईवार को पता नहीं होगा इस वजह से था। ये तो एक छोटा सा ब्लूपर सा था जो कि फैंस ने नोटिस किया इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ से। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में एक चीज़ और थी और वो थे इंदु शेर दोबारा से वापस आ गए अपने रॉ के रिव्यू। कल मैंने बोला भी था कि भाई अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि ये होगा वो होगा, क्योंकि पहले ट्रिपल एच भाई साहब अब हमको 2-4 हफ्ते जरा लगातार देखा हो इंदु शेर को, तब तो माने। एक हफ्ते आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। WWE का ट्वीट आता है जहाँ पर वो लिखते हैं व्हाट डज इंदु शेर हैव इन माइंड ऑन WWE रॉ, और साथ में उन्होंने सबको टैग भी किया। तो इसका जो सौरभ गुर्जर है, सांगा है, वो रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं एवरीवन अंडरस्टैंड वेरी सून। यानी अब उन्होंने अलग से ऐसा इसका रिप्लाई किया, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद कुछ प्रॉपर स्टोरी लाइन के प्लान्स हैं इनके लिए और वो काइजर को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। इस समय अच्छी बात यह है कि WWE फैक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जैसे जजमेंट डे को हमने देखा, पूरा ब्लड लाइन का हम लोग एरा देख रहे हैं, अल्फा अकेडमी को भी आप लोग उसमें गिन सकते हो। तो इन टीम्स को बनाने में WWE ज़्यादा फोकस कर रही है। वॉर गेम्स वाला माहौल चल रहा है तो और ज़्यादा टीम्स के ऊपर फोकस वैसे भी WWE का समय है। तो शायद इंदु शेर को लेकर ट्रिपल एच कुछ अच्छा सा प्लान लेके आएंगे। और मैं तो चाहता हूँ हम सारे इंडियंस चाहेंगे भाई इनके साथ कुछ करो, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे है। जिंदर महल बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। वीर और सांगा ने क्या क्या चीज़ें करी है NXT में, और जब भी उनको मौका मिला इन रिंग उनकी स्किल दिखाने के लिए तो उन्होंने सब परफॉर्म किया है। माउथ पीस जिंदर महल अच्छा काम करेंगे ही। तो देखते हैं फिर क्या प्लान्स चलते हैं। लेकिन होपफुली इस बार ट्रिपल एच इसको लेके आ रहे हैं तो भाई प्रॉपर तरीके से लेके आना। ऐसे मत करना कि एक हफ्ते के लिए लेके आया और उसके बाद जो मामला है वो फिर से खराब कर दिया। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े हाईलाइट था ड्रू मैकिंटायर का जजमेंट डे को ज्वाइन करना। इसके बाद देखो भाई साहब क्या ट्वीट मारा है WWE ने, बिल्कुल बोल्ड में लिखा हुआ है सब कुछ। एंड आई ड्रीम ब्रोकन ड्रीम्स, आई मेक देम कम ट्रू, आई मेक देम फॉर यू। और इसका मतलब ये है जो ड्रू मैकिंटायर के ब्रोकन ड्रीम्स वाला जो उनका थीम है उसके लिरिक्स यूज़ करके किए गए। साथ में लाइक्स देख रहे हो भाई, 27,000 से ज़्यादा, 27-28,000 ऑलमोस्ट में लाइक्स हो चुके हैं रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर की जो साथ में फोटो है। इवन ड्रू मैकिंटायर, रिया रिप्ली दोनों ने खुद से अलग अलग ट्वीट भी किया। रिया रिप्ली ने ट्वीट किया ड्रू मैकिंटायर और उसके साथ हैंडशेक, और ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट किया रिया रिप्ली वाला। और साथ में ये जिस तरीके से दिख रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को डेफिनेटली अपने फायदे का सौदा यहाँ पर दिखा है, इसी वजह से उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन किया है। बाकी एक जो इसकी वाइल्ड स्पेकुलेशन है वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई है
वो रैंडी ऑर्टन वाला एंगल और वो सारी चीज़ें। तो अभी तो मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में। और ड्रू मैकिंटायर ने अपने अपने जो सारे पत्ते हैं वो खोले नहीं थे, इस वजह से इस चीज़ को देखने में इतना मजा आया, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था और अभी भी भरोसा नहीं है लोगों को ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कि सच में इसने जजमेंट डे को ज्वाइन किया है। तो जब वो वाला एंगल या अपनी नई साइड दिखाने की बारी आएगी तो ड्रू मैकिंटायर की उस चीज़ को देखने के लिए भी फैंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट स्टोरी द रॉक से रिलेटेड है। तो आपको पता है स्मैकडाउन के एपिसोड में अचानक से कैसे रॉक आ गए थे, उसके पीछे की बैक स्टोरी सुनो। और बैक स्टोरी मुझे सुनने में और आपको सुनाने में भी बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो रॉक ने बोला कि मैं कॉलेज गेम डे के लिए वहां पर था, उसी सेम जगह में डेनवर में जहां पे स्मैकडाउन होने वाली थी, और मैंने निक खान को सिर्फ कॉल किया कि निक मुझे सुनने में पड़ा है कि स्मैकडाउन यहीं पर है, तो क्या तुम ये कंफर्म कर सकते हो? तो निक खान ने बोला कि हाँ। तो सीधा उसके बाद जो जवाब दिया रॉक ने, वो कहते हैं वेल द रॉक इज कमिंग टू स्मैकडाउन, ऐसा करके उन्होंने निक खान को बोला। और उसके बाद ये जो रॉक का रिटर्न है वो सेटअप हुआ स्मैकडाउन के लिए। और ये सिर्फ उससे एक दिन पहले की बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कुछ WWE ने प्लान कर दिया था। तो हमेशा ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कितनी ही स्पेकुलेशन, कितनी डर्ट शिट किसके बारे में कुछ भी आ जाए, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है कैसे भी करके। और जिस चीज़ के बारे में जो सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन चल रहे होते हैं वो चाह के भी नहीं हो पाते, क्योंकि एंड मूवमेंट पे जो सारे प्लान्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी रॉक और कोडी रोड्स के बारे में भी एक अपडेट है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जरा अपने इस सदी के सबसे बड़े ट्रोल सीएम पंक की बात करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है सर्वाइवर सीरीज रिटर्न, बहुत कुछ मैं बता चुका हूं, कुछ और इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखो क्या क्या डाला है। सबसे पहले तो उन्होंने इस स्टोरी में जो म्यूजिक का यूज किया है वो सर्वाइवर सीरीज का म्यूजिक है, थीम है। तो एक और उन्होंने यहाँ पे जो ट्रोल है उसको मारा। साथ में वो 666 का यूज कर रहे हैं, AW में भी डेविल वाली स्टोरी लाइन चल रही है, तो वहां के लिए भी वो अपना जो रिटर्न है उसको टीज कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो वर्कआउट के ड्यूरेशन है उसको भी लिखा हुआ है, इसको भी कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है ऑल स्टेट अरीना का, वहाँ शिकागो का, जो भी सब कुछ है। ट्विटर पे मैं सारी चीजें देख रहा था। तो भाई नेक्स्ट लेवल की उन्होंने ट्रोलिंग शुरू करी हुई है। अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने पूरी एक WWE की ही अपनी वीडियो डाल दी है, जहाँ पे डेविल वाली बात फिर से बताई जा रही है, क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है फिर उनके AEW के रिटर्न से। तो ये चीजें बहुत ज्यादा भयानक भयंकर तरीके से समय चल रही है। जो नहीं भी चल रही थी वो सीएम पंक ने और भी ज्यादा चलाना शुरू कर दिया है। और गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नाकामुरा, जिनको ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो सीएम पंक को कॉल आउट कर रहे हैं, उसके बारे में रिंग साइड न्यूज ये रिपोर्ट करता है, रिंग साइड न्यूज की तरफ से है, जिसके ऊपर मुझे अभी हाल फिलहाल में इतना बिलीव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग चीजें उधर से आती हैं। जब तो उन्होंने ये बोला कि जो भी नाकामुरा बातें बोल रहे हैं उसका कोई भी रिलेशन सीएम पंक से नहीं है, तो इसका मतलब कि सीएम पंक और नाकामुरा के रिश्तों को ना जोड़ा जाए, ऐसी बात पता चल रही है। और मुझे सही बताऊं लगता भी नहीं है कि नाकामुरा सीएम पंक की बात कर रहे हैं, वो शायद सिर्फ बहुत ज्यादा सीएम पंक के रूमर्स को भड़काने के लिए हो सकता है। लेकिन खुद इमेजिन करो, अरे सीएम पंक आ रहा है नाकामुरा के लिए, मतलब ये नहीं कि नाकामुरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उस लेवल की चीज WWE पुल ऑफ नहीं कर पाएगी अगर सीएम पंक WWE कंपनी में आ रहे हैं, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये समय सीन चल रहा है सीएम पंक के अराउंड। अब देखो कुछ ही दिन रह गए सर्वाइवर सीरीज के लिए, सारे भेद खुल जाएंगे और उसके बाद या तो सीएम पंक के बारे में बात होगी या फिर सीएम पंक के बारे में कुछ भी बात नहीं होने वाली। उसके बाद अगली स्टोरी जिगलर से रिलेटेड है। तो भाई डॉल्फ जिगलर WWE कंपनी से रिलीज हो गया, आपको पता है, और वो दोबारा से वापस आ सकते हैं भी हमको पता है कि अगर WWE दोबारा से उनको कंसिडर करे, क्योंकि ट्रिपल एच अगर बंदा वहां पर बैठा है, निक खान बैठे हैं, तो फिर थोड़ा सोच समझ कर उनको डिसीजन लेना चाहिए ना। वापस से अगर किसी और को भी लेके आना है तो अपने भाई के साथ मिलके वो स्टेज जैसे होता नहीं स्टैंड अप कॉमेडी वैसा करके कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये उनके WWE एग्जिट के बाद ऐसा पहली बार कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करने जैसी चीज थी। यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी फेवरेट बेला कौन सी, यानी कि बेला ट्विंस की बात हो रही है, तो उसका कुछ फन वे में वो आंसर करते हैं। तो लग तो रहा है अपनी लाइफ तो वैसे वो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ डाई हार्ड WWE फैंस की लाइफ बुरी कर दी WWE ने उनको रिलीज करके। होपफुली वो बंदा जरूर आ जाए कंपनी में। मैंने खुद बोला था यार जिगलर मुझे नहीं लगता कभी रिलीज होंगे, पता नहीं WWE के दिमाग में कभी कभी क्या चीजें चलती रहती हैं। अगली स्टोरी द रॉक और कोडी रोड से रिलेटेड है। तो ये तो हमने हमेशा सुना है कि भाई रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा या फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स होगा। इसके ऊपर जरा कोडी रोड्स हमारे मोटिवेशनल चचा का भी तो ओपिनियन सुन लो, उनके बारे में तो कभी किसी ने सुना नहीं। जब उनसे पूछा कि भाई रॉक वाला सिनेरियो, तो उन्होंने बोला अगर जैसे रॉक के बारे में उन्होंने बोला कि भाई वो बंदा कितना कमाल है जिसने किया है, हर कोई उसके नक्शे कदम पे चलना चाहता है जो उसने WWE में आके किया, और उसके बाद जो बाहर भी अपना करियर बनाया है। तो सारी बातें उन्होंने रॉक के बारे में तारीफों में कही। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनका रॉक का रेसलमेनिया में आना, तो वो ये बोलते हैं कि रॉक रेसलमेनिया में आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो मेरा स्पॉट तो नहीं लेने वाला। इससे क्लियरली क्या कोडी रोड्स कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि कोडी रोड्स चाहते हैं अपनी स्टोरी को फिनिश करना रोमन रेंस के टाइटल रेन को फिनिश करके। और ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इस चीज के आड़े कोई चीज आ सकती है तो वो है रॉक की प्रेजेंस यहाँ पे, क्योंकि अगर रॉक आते हैं तो फिर ऑब्वियसली WWE रॉक और रोमन रेंस वाले मैच के साथ ही जाएगी। तो ये क्या कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातों को एड्रेस किया है, लेकिन क्या ये दिल की बातें हैं हमारे मोटिवेशनल चचा की, ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि अंदर से इंसान क्या सोच रहा है वो कुछ कह नहीं सकते। मुझे पता है बहुत सारे लोग रॉक को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बार को मान रहे हैं कि यार कोडी रोड्स वाला मैच तो चल दोबारा जाके भी हो जाएगा, एक बार ऑलरेडी हो चुका, लेकिन रॉक तो जैसी चीज वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मैच होगा।
एंड मैं भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा अपना WWE का वो जो फैन वाला पर्सपेक्टिव हटा के अगर एक एनालिस्ट की तरह देखे तो लगता नहीं यार कोडी और रोमन वाली चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर एक सिर्फ बड़े मूवमेंट की बात करी जाए तो फिर आई थिंक रॉक और रोमन रेंस का मैच है। रॉक भाई तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, तुम तो कुछ भी बातें करते रहते, हमें तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। अब जो हो जाएगा जैसे हो जाएगा देख लेंगे, वरना अपने मोटिवेशनल चर्चा तो है ही रोमन रेंस के साथ लड़ने के लिए एट रेसलमेनिया। लोगन पॉल ने भाई यूएस चैंपियनशिप बिकवा दी, मतलब बेच नहीं दी, लेकिन उन्होंने खुद जाके उसकी बोली लगा दी, उसकी नीलामी करने के लिए। भाई ये मेरे पास बेल्ट है, बताओ जरा कितने में ले लोगे। तो उनको जो ऑफर आया भाई वो ज़्यादा तो नहीं था, $100K US का था। और वो बोलते हैं कि उनसे पूछते हैं ये लेगा कौन मुझसे, तो वो यहाँ पे फनी वे में बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस आ सकता है इसको खरीदने, कोडी रोड्स आ सकता है, एलन नाइट की उन्होंने बात करी। आई थिंक ये फन वे में सिर्फ एक वीडियो बनाई गई थी। इवन उन्होंने ये भी बोल दिया कि रोमन रेंस आ जाए भाई, मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेल्ट है, मैं इसको किसी भी तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। और अपने बाद में उन्होंने इम्पल्सिव के पॉडकास्ट में वो वाला मूवमेंट नहीं आया था जब उन्होंने रे मिस्टेरियो को सेव किया था, जब क्राउन जूल में मैच हुआ था तो रे मिस्टेरियो बहुत बुरी तरीके से गिर सकते थे। तो लोगन पॉल ने बोला कि चलो ठीक है, मुझे सारी तारीफें मिल रही है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने रे मिस्टेरियो को बचाया भी है और साथ में उसको इस कंडीशन में लाने में, उस सिचुएशन में लाने में मेरा हाथ रहा, क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी थी। बट उन्होंने प्रेज किया उन सारे लोगों को जो कि उनके एफर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं। रिंग में तो कमाल का बंदा भाई लोगन पॉल, थोड़ा सा बस अपने आप को ऐसे ठंडा रखने की ज़रूरत है। कोई एक अच्छा मेंटोर चाहिए उनको, कोडी रोड्स जैसा, जो उनको मोटिवेट कर सके अच्छे कामों के लिए। बाकी तो बंदा पूरा सॉर्टेड है। अब सोच रहे हो ऐसी अतरंगी वीडियो कि बेचने जा रहा हूँ यूएस चैंपियनशिप, लेकिन जब बाद में देखा तो वो तो ऑब्वियसली एक प्रमोशन ही था WWE का कि नहीं ये बेल्ट लेके वो हर जगह लेके जा रहे हैं लोगन पॉल। उससे बंदा नहाते हुए पहन रहा है तो फिर अब सोच लो कहाँ कहाँ लेके जा रहे होंगे लोगन पॉल। रोमन रेंस का एक स्टैट है और ये स्टैट सुन के तो भाई किसी को भी खुशी नहीं होने वाली, सब लोग अपना सिर ही पीटेंगे, चाहे वो रोमन रेंस का फैन ही क्यों ना। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है इस चैनल पे कि पता नहीं मैं तो रोमन रेंस का बिल्कुल फैन बॉय वाला मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उनको शायद शुरू से सब कुछ कहानी नहीं पता, जो 2016-17 से रोमन रेंस के बारे में जब से कंटेंट बनाया तब क्या सीन है। तो रोमन रेंस ने भाई साल के सिर्फ 11 मैचेस का, यार कितना भी डिफेंड कर लो, ये डिफेंड करना मुश्किल है कि बंदा है पूरे दो चैंपियनशिप उसने अपने पास रखे इतने टाइम तक जब तक सेथ रॉलिंस के पास नहीं आ गया, लेकिन सिर्फ पूरे साल में 11 टाइटल डिफेंस, उसमें से भी 2-3 लाइव इवेंट में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट स्टार्ट है, बट चलो क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में, ये मामला तो चलता ही रहता है। यही रोमन रेंस का तरीका है, अब इसी में गुजारा बसर कर लो, वरना रोमन रेंस तो भाई अपनी चौड़ में ही है, तुम क्या ही कर सकते हो इसके बारे में। जिमी ऊसो ने रिसेंटली केविन ओवेंस के साथ जो मैच किया था लाइव इवेंट में, वहाँ पे उन्होंने रोमन रेंस का सुपरमैन पंच लगाने का भी ट्राई किया, हुआ नहीं, केविन ओवेंस का स्टनर खा के वो साइड में लग गए। तो अपने ट्राइबल चीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पहले जे ऊसो ने किया था, अब ये चीज़ रोमन रेंस, अब ये चीज़ जिमी ऊसो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं हुआ। तो थोड़ी सी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे क्लिप, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रिलेटेड है WWE के वॉर गेम्स के 5th मेंबर से। तो फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट है कि WWE 5th मेंबर को प्लानिंग कर चुकी है सर्वाइवर सीरीज से पहले ही अनाउंस करने का। तो ये बंदा जो भी होने वाला है, चाहे वो रैंडी ऑर्टन का नेम है, इवन केविन ओवेंस के भी नाम सामने आ रहे हैं कि शायद वो भी हो सकते हैं, ये अनाउंसमेंट पहले से हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी जब अनाउंस होगा कि 5th मेंबर ऑफ द बेबी फेस टीम ऑफ द टीम कोडी रोड, जब वो रिवील होगा तो आई थिंक उसको सुनने में देखने में मजा आएगा। होपफुली वो नाम रैंडी ऑर्टन का ही है और उसके बाद शायद रैंडी ऑर्टन का एक टर्न भी हो सकता है किसी एक बेबी फेस सुपरस्टार के ऊपर। आज की ये वीडियो यहाँ तक कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।